नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद में विपक्ष के आगे हारी मोदी सरकार की, संविधान पर चर्चा में भारी पड़े विपक्ष की। देखेंगे प्रियंका गांधी के तेवरों से क्यों बैकफुट पर पहुंची बीजेपी, महाराष्ट्र सरकार में क्यों नहीं थम रही बगावत, जानेंगे इंडिया के दबाव में कैसे आए नीतीश कुमार, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार के पूर्व ऊर्जा सचिव संजीव हंस के ठिकानों पर ईडी के छापे। जयपुर, नागपुर और दिल्ली की प्रॉपर्टियां की अटैच। नीतीश के करीबी माने जाते हैं आईएएस संजीव हंस। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले यूपी में दलितों के लिए न्याय की उम्मीद तक रखना नामुमकिन। फिर हड़ताल पर बैठेंगे मनोज जारंगे, सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। 25 जनवरी से बैठेंगे हड़ताल पर। और शेयर बाजार में गिरावट, 1064 अंकों की गिरावट के साथ 80,684 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 332 अंकों की गिरावट के साथ 24,336 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मोदी सरकार लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल लेकर आ गई है, लेकिन विपक्ष की ताकत के आगे उसने घुटने टेक दिए हैं। सरकार की तरफ से इस बिल को लेकर शोर तो बहुत मचाया गया, लेकिन जब बिल लोकसभा में पेश हुआ तो सरकार को तुरंत ही बहुमत का गणित समझ में आ गया। देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार ने लोकसभा में एक देश एक चुनाव बिल पेश कर दिया। इसके लिए सरकार संसद में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 लेकर आई है। लेकिन विधेयक को पेश किए जाने पर ही विपक्ष ने सवाल उठा दिए। लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जैसे ही ये बिल पेश किया, विपक्ष ने वोटिंग की मांग कर दी। वोटिंग के बाद ही एक देश एक चुनाव पेश हो पाया। इस बिल पर पहली बार नई संसद में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई। इसमें 369 सदस्यों ने वोट डाला। पक्ष में 220 तो वहीं विपक्ष में 149 वोट पड़े। इसके बाद विपक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताई तो पर्ची से वोटिंग हुई। इसमें पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े। एनडीए के दल जहां बिल के समर्थन में दिखाई दिए तो विपक्षी दलों की तरफ से इसका विरोध किया गया। एक देश एक चुनाव बिल संविधान संशोधन बिल है, इसलिए 2/3 सदस्यों के समर्थन से ही ये पास हो पाएगा। यानी बिल को रोकने के लिए विपक्ष को 182 वोटों की जरूरत है, जब सरकार को बिल पास कराने के लिए 363 वोट चाहिए और बीजेपी समर्थन में सिर्फ 269 वोट ही जुटा पाई। इसके बाद सरकार की तरफ से बिल को जेपीसी के हवाले करने का फैसला किया गया। बिल का विरोध करते हुए कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। संविधान की कुछ विशेषताएं हैं जो संसद के संशोधन के अधिकार से भी परे हैं। उन्होंने संघवाद का जिक्र करते हुए विधेयक को संविधान की मूल संरचना पर आघात बताया। गौरव गोगोई ने कहा कि 2014 के चुनाव में 3,700 करोड़ खर्च हुआ। इसके लिए ये असंवैधानिक कानून लाए हैं। ये पूरे भारत के चुनाव को छीनेंगे तो हम ये नहीं होने देंगे। हम इसका विरोध करते हैं। इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए। दूसरी तरफ डीएम के सांसद टीआर बालू ने इस बिल को संविधान विरोधी बताते हुए इसे संसद में लाए जाने पर ही सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं है, तब उसे किस तरह से ये बिल लाने की अनुमति दी गई। तो टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने बिल को संविधान पर आघात बताते हुए इसे अल्ट्रा वायरस बताया। विपक्ष के दबाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर मंत्री जी बिल को जेपीसी के पास भेजने को तैयार हो जाते हैं तो इस पर चर्चा रोककर इसे जेपीसी को भेजे देना चाहिए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने बिल जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव रख दिया। लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर चर्चा हुई तो राज्यसभा में आज दिन भर संविधान पर बहस हुई। उम्मीद थी कि पीएम मोदी चर्चा का जवाब देंगे, लेकिन विपक्ष के तीखे सवालों के चलते पीएम मोदी राज्यसभा में नहीं आए, जिसके बाद चर्चा का जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। तो कैसे राज्यसभा में भारी पड़ा विपक्ष, देखिए ये रिपोर्ट। राज्यसभा में संविधान को अंगीकार किए जाने के 75 साल पूरे होने के अवसर पर संविधान पर चर्चा कराई गई। राज्यसभा में चर्चा के दूसरे और अंतिम दिन कई लोगों ने अपनी बात रखी। इस चर्चा का जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। चर्चा की शुरुआत जेपी नड्डा ने की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत लोकतंत्र की जननी है। भारत की गौरवमयी संस्कृति और इतिहास रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि चर्चा से लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। ये संविधान को मजबूती देने का अवसर है। यही नहीं, कांग्रेस सांसद ने जेपी नड्डा पर निशाना साधा। उन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण की बात की।
जिसे उन्होंने संविधान के खिलाफ बताया और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कुछ राज्यों में मुसलमानों को आरक्षण देने का वादा किया है जहां वे सत्ता में हैं। इस वजह से सदन में थोड़ी देर के लिए हंगामा शुरू हो गया क्योंकि कांग्रेस ने इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई। सिर्फ यही नहीं, राज्यसभा में संविधान पर बहस के दौरान आप नेता संजय सिंह ने कहा कि देश बाबा अंबेडकर के संविधान के अनुसार चलेगा, पीएम मोदी या अमित शाह के हुक्म से नहीं। इसके अलावा शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने राज्यसभा में कहा कि संविधान की शानदार यात्रा साल 2014 में आकर खत्म हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि संविधान की शुरुआत हम भारत के लोग से हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर भारत खत्म हो गया है और ये मोदी के लोग बन गया है। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने भी राज्यसभा में कहा, मैंने सोचा था कि हम संविधान पर चर्चा करेंगे, लेकिन सदन में जो हो रहा है उसमें सिर्फ नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का अपमान हो रहा है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। यानी कहा जा सकता है कि जब राज्यसभा में संविधान पर चर्चा हुई तो मोदी सरकार पर विपक्ष भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया। संसद में विपक्ष के तीखे हमलों से मोदी सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है, तो प्रियंका गांधी जब से संसद पहुंची हैं तभी से बीजेपी की चिंता बढ़ती दिख रही है। आज प्रियंका गांधी जब संसद में पहुंची तो उनके बैग पर सभी की नजरें टिक गई थी। तो क्या है इस बैग में खास जिससे परेशान दिख रही है बीजेपी? देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा में इन दिनों जहां वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर संसद में तीखी बहस देखने को मिल रही है, इस बीच वायनाड से उपचुनाव जीतकर लोकसभा में आई प्रियंका गांधी का बैग भी काफी सुर्खियां बटोर रहा है और उनके बैग को लेकर भी सियासत गर्मा गई है। दरअसल बीते दिनों प्रियंका गांधी एक बैग लेकर पहुंची थी जिस पर फिलिस्तीन लिखा हुआ था। प्रियंका गांधी के फिलिस्तीन समर्थन पर कई नेताओं ने सवाल उठाए थे। इस बीच प्रियंका गांधी आज दूसरे बैग के साथ संसद पहुंची जिस पर बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में नारा लिखा था। बैग पर लिखा था, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हों। वहीं जब प्रियंका गांधी से उनके फिलिस्तीन बैग पर विवाद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बीजेपी की आलोचना को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अब क्या कपड़े पहनूंगी ये कौन तय करेगा? ये सामान्य प्रत्य सत्ता है कि आप ये भी तय करते हैं कि महिलाएं क्या पहने। मैं ऐसा नहीं मानती, मैं वही पहनूंगी जो मैं चाहती हूँ। मैंने कई बार कहा है कि इस बारे में मेरी क्या मान्यताएं हैं। अगर आप मेरे ट्विटर हैंडल को देखें तो मेरी सभी टिप्पणियां वहाँ हैं। बता दें कि इससे पहले सोमवार को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान अपने संबोधन में प्रियंका गांधी ने सरकार से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचारों का मुद्दा उठाने का आह्वान किया था। उन्होंने केंद्र से हिंदुओं और ईसाइयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ढाका के साथ कूटनीतिक रूप से बातचीत करने का आग्रह किया था। बता दें कि संसद के बाहर आज प्रियंका गांधी के साथ अन्य विपक्षी सांसद भी इसी तरह का बैग लेकर एकजुट होकर नजर आए और विरोध करते हुए दिखे। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में विपक्ष संसद में बांग्लादेश का भी मुद्दा उठा सकता है। बांग्लादेश में हिंदू और ईसाइयों के उत्पीड़न का विरोध कर प्रियंका ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, तो वहीं महायुति की सरकार को उसके अपनों ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। शिंदे के बाद अजीत पवार के नाराज होने की खबरें सामने आ रही हैं, तो महायुति के कई विधायक भी बगावत की तैयारी में हैं, जिससे सीएम देवेंद्र फडणवीस की नींद उड़ गई है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार पहले दिन से ही मुश्किल में दिखाई दे रही है। एकनाथ शिंदे के बाद अब अजीत पवार नाराज हो गए हैं। वो विधानसभा भी नहीं जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि मंत्रालय को लेकर महायुति में अभी भी ठनी हुई है। जो मंत्रालय अजीत पवार के हिस्से आए हैं उनसे वो संतुष्ट नहीं है। यही हाल एकनाथ शिंदे का भी है। इन सब के बीच उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। ये मुलाकात करीब 10 मिनट तक चली। इसके बाद ठाकरे ने क्या बात हुई ये भी साफ कर दिया है। ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में सभ्य राजनीति की उम्मीद करता हूं। खैर, हम चुनाव नहीं जीते, वो जीत गए और उनकी सरकार बन गई। इसीलिए उम्मीद है कि ये सरकार महाराष्ट्र के हित में फैसले लेगी, लोगों के हित में फैसले लेगी। हालांकि उद्धव ठाकरे ने यह भी साफ साफ कह दिया है कि चुनाव के नतीजे आज भी हमारी समझ से परे हैं। हम जनता के जरिए ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाते रहे। इस बीच महायुति में कई विधायकों ने मंत्री पद नहीं मिलने पर बगावत के संकेत भी देना शुरू कर दिए हैं। छगन भुजबल ने समर्थकों की रैली बुला ली है, तो शिंदे गुट के विधायकों ने पार्टी का चुनाव निशान तीर धनुष की तस्वीर को हटाकर बाला साहेब की तस्वीर लगा ली है। बीजेपी के भी आधा दर्जन विधायक नाराजगी जता रहे हैं, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस की चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है। उनके लिए सहयोगियों के साथ ही अपनी पार्टी के विधायकों की नाराजगी को दूर करना मुश्किल हो रहा है।
महाराष्ट्र सरकार की अपनों ने ही नींद उड़ा रखी है, तो वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार की नींद नेता विपक्ष ने उड़ा दी है। नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरह से महिलाओं के सम्मान में एक के बाद एक योजनाओं की घोषणा की, उससे नीतीश ने अपनी महिला संवाद यात्रा को ही रद्द कर दिया। अब नीतीश दूसरी यात्रा निकाल रहे हैं। इस पर विपक्ष ने नीतीश को घेर लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार के सीएम नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा की जगह अब 23 दिसंबर से प्रगति यात्रा निकालेंगे। मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। दरअसल नीतीश की यात्रा से पहले ही तेजस्वी यादव की तरफ से सरकार बनने पर महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना घोषणा कर दी गई है, जिसमें 2500 रुपए हर महीने देने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा उनकी तरफ से महिलाओं के हित में कई घोषणाएं कर दी गई हैं। तेजस्वी यादव के बाद से ही नीतीश की 15 दिसंबर से शुरू होने वाली महिला संवाद यात्रा पर संकट दिखाई देने लगा था और फिर इस यात्रा की जगह 23 दिसंबर से नीतीश कुमार अब प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं। नीतीश की इस यात्रा पर तंज कसते हुए आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि नीतीश राज में बिहार की दुर्गति हुई है, इसीलिए मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर नहीं बल्कि दुर्गति यात्रा पर निकल रहे हैं। बिहार की जनता जानती है कि वह बिहार ही नहीं पूरे देश में सभी राज्यों से भी सभी मामले में फिसड्डी है, फिर भी मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर जा रहे हैं, जो ठीक नहीं है। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि तेजस्वी यादव भी यात्रा पर हैं और बिहार की जनता को अपनी पार्टी के ब्लूप्रिंट को बता दिया है कि जब उनकी सरकार आएगी तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, आम जन की समस्या का फौरन समाधान होगा। जनता तेजस्वी के विजन के साथ है। तिवारी ने कहा कि सीएम नीतीश अब कोई भी यात्रा कर ले, कोई फायदा नहीं होने वाला है। बीजेपी हो या उसके सहयोगी सभी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर तीखा तंज कसते हुए बड़ी नसीहत दे दी है। उन्होंने कहा कि अहंकार से हमें दूर रहना चाहिए। तो किसे नसीहत दी है मोहन भागवत ने, देखिए ये रिपोर्ट। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत एक बार फिर अपने बयान की वजह से चर्चा में आ गए हैं। भागवत ने बिना किसी का नाम लिए कहा है कि व्यक्ति को अहंकार से दूर रहना चाहिए, नहीं तो वो गड्ढे में गिर सकता है। भागवत ने पुणे में भारत विकास परिषद के विकलांग केंद्र की रजत जयंती समारोह में ये बात कही। उन्होंने आगे कहा कि हर व्यक्ति में दो मैं होते हैं, एक कच्चा और दूसरा पका हुआ। व्यक्ति को पके हुए मैं को पकड़ना चाहिए और कच्चे मैं को यानी अहंकार को दूर रखना चाहिए। यदि कोई इसके साथ जीवन जीता है तो वो कच्चा मैं गड्ढे में गिर जाएगा। भागवत ने आगे कहा कि हर व्यक्ति में एक सर्वशक्तिमान ईश्वर मौजूद होता है जो उसे समाज की सेवा करने की प्रेरणा देता है, लेकिन उसमें अहंकार भी होता है। राष्ट्र की प्रगति केवल सेवा तक सीमित नहीं है। सेवा का उद्देश्य नागरिकों को विकास में योगदान देने में सक्षम बनाना होना चाहिए। इसके अलावा भागवत ने और भी कई मुद्दों पर अपनी बात रखी, लेकिन अब चर्चा भागवत के अहंकार वाले बयान को लेकर हो रही है। माना यह जा रहा है कि यह बयान उन्होंने पीएम मोदी को लेकर दिया है, क्योंकि इससे पहले भी भागवत ने इसी तरह के कई बयान दिए थे जिन्हें पीएम मोदी से जोड़कर देखा जा रहा था। बता दें कि कुछ वक्त पहले भागवत ने कहा था कि इंसान पहले सुपरमैन और फिर भगवान बनना चाहता है। भागवत के इस बयान को लेकर माना जा रहा था कि यह उन्होंने पीएम के नॉन बायोलॉजिकल वाले बयान के जवाब में दिया है। वहीं इसके साथ ही हाल ही में मणिपुर हिंसा पर भी भागवत ने चिंता जताई थी। इसके अलावा और भी कई मौकों पर भागवत इसी तरह के बयान देकर सियासी चर्चाओं को हवा दे चुके हैं और अब भागवत के हालिया बयान के भी सियासी गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। भागवत की नसीहत का असर बीजेपी सरकार पर होगा भी, इस पर भी संदेह है, लेकिन छात्रों के गुस्से का असर जरूर सरकार पर हुआ है। अब मोदी सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि नेशनल टेस्ट एजेंसी यानी एनटीए भर्ती परीक्षा का आयोजन नहीं करेगी। तो क्यों एनटीए से छीन लिया गया ये अधिकार, देखिए ये रिपोर्ट। नीट विवाद के बाद अब केंद्र सरकार बैकफुट पर आ गई है। नीट और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के आरोपों को लेकर सवालों से घिरी एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लेकर अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधान ने कहा है कि एनटीए केवल उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने तक ही सीमित रहेगा और अगले साल से कोई भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं करेगा। केंद्रीय मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET UG का आयोजन साल में एक बार किया जाता रहेगा। प्रधान ने आगे बताया कि अगले साल 2025 में एनटीए का पुनर्गठन किया जाएगा। बता दें कि एनटीए यूजीसी नेट, CUET, JEE मेंस, नीट यूजी, सीमेट और जीपेट सहित तमाम परीक्षाएं आयोजित करवाता रहता है। हाल ही में एनटीए को लेकर सवाल तब खड़े हुए थे जब नीट यूजी की परीक्षा लीक होने की खबर सामने आई थी, जिसे लेकर छात्रों ने देश भर में आंदोलन भी किया था। बार बार परीक्षाएं लीक होने की वजह से एनटीए और सरकार लगातार घिरती ही जा रही थी,
तो वहीं विपक्ष भी इस मामले को लेकर सरकार पर दबाव बना रहा था। इसी को लेकर अब शिक्षा मंत्री ने ये फैसला लिया है, लेकिन इसके बावजूद सवाल ये उठता है कि इस फैसले के बाद तमाम परीक्षाएं करवाने की जिम्मेदारी किस एजेंसी को मिलेगी और इसके बाद नीट और तमाम परीक्षाएं लीक नहीं होंगी, इसकी गारंटी कौन लेगा। अब देखना होगा कि इस फैसले के बाद परीक्षाओं के आयोजन में कोई सुधार आता है या सरकार एक बार फिर अपने ही फैसले में घिरती हुई नजर आती है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। कई राज्यों में जनता ने वोट दिए हो या ना दिए हो, आखिर हर जगह बीजेपी की ही सरकार क्यों बनती है, ये सवाल है। ये प्रयोग खूब सफल हो गया, इसलिए अब ये फार्मूला पूरे देश में वो लागू करवाना चाहती है। ये लागू होगा या नहीं होगा, ये तो समय ही बताएगा। बहरहाल साहिब का सपना तो वैसे ये है, 1 नेशन 1 इलेक्शन और 1 PM। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।